और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी जो कि इंडस हॉस्पिटल के रुए रवां हैं। डॉक्टर साहब, मौजूदा लहर जो है वो खासी अब खौफनाक होती जा रही है और अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की तो 78 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। आप क्या समझते हैं वजह क्या है इस तीसरी लहर में इतने ज़्यादा केसेस सामने आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल वजह तो आपको जैसे पता ही है कि ये जो है ना यूके वेरिएंट आया है जो कि पिछले वेरिएंट से, पिछला जो वायरस चाइनीज़ था उससे ये कोई तकरीबन समझे कि 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इस वजह से एकदम नंबर बढ़े हैं। और अभी तो ये पंजाब, केपी के और कश्मीर की तरफ, क्योंकि एक्सपेक्ट पाकिस्तान वहाँ लॉकडाउन था तो लोगों ने कहा कि हम यहाँ आ जाएं, वो अपने साथ ये ले आए। और ये इसमें एक अलग ये बात हुई कि ये बच्चों में भी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा है। और उसके अलावा जो है ना ये अभी ये रुकेगा नहीं, हमको एहतियाती तदाबीर और एक फैमिली जो है ना, पहले तो ये हो कि एक फैमिली हो आइसोलेट करते हैं, ये पूरी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है। तो बात वही है कि हमको एहतियाती तदाबीर के ऊपर, जो आप लोग भी पूरे साल लगे रहे हैं, हम लोग भी कहते रहे हैं लोगों के जी, इससे बचना जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने रवैयों में तब्दीली लानी है, मास्क पहनना है, हाथों को साबुन से धोना है या सैनिटाइज़र से, और बिला ज़रूरत जो है ना रश वाले इलाकों में नहीं जाना है। ठीक है डॉक्टर बारी, आपका ये कहना है कि लोगों ने एहतियात करनी है, खुद को महफूज करना है ताकि दूसरे लोग भी महफूज हो सके, लेकिन इस तरह होता दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर कैसर सजाद, आपसे इसी बारे में मैं कमेंट लेना चाहूँगी कि जैसा कि अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, लोग संजीदा नहीं ले रहे इस चीज़ को और लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। आप क्या समझते हैं सिंध में ऐसे क्या इक़दाम किए जाएँ और इस वक्त जो इक़दाम हैं वो हवाले से आप क्या कहेंगे, ये काफ़ी हैं इक़दाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सारी ये है कि ये एक बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता है। हमें सिर्फ इसके फैलाव को रोकना है और इसके फैलाव को जितनी जल्दी रोकेंगे उतना कम नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि अभी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। वहाँ इसलिए ख़राब है कि लोग अभी तक किसी किस्म का SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम सुनने के बावजूद भी। और फिर KPK के अंदर भी थोड़ी बहुत सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हो गई है। बलूचिस्तान की भी नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। सिंध में अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर सूरत हाल बेहतर है वहाँ पर भी, और जहाँ सूरत हाल ख़राब है वहाँ दोनों सूरतों में इसकी फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने पहले जो हमारा जब शुरू हुआ था 26 तारीख को केसेस, 26 जनवरी 2020 को जब पहला केस आया था, उसके बाद जो केसेस शुरू हुए तो सिंध गवर्नमेंट अच्छा लॉकडाउन किया था, बहुत अच्छा कंट्रोल किया था। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि इंटर सिटी जो है, इंटर प्रोविंशियल जो है, ये फैलाव को रोकने के लिए तमाम सूबे अपना अहम किरदार अदा करें। ठीक है, सूबों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर बारी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन अब तक जो हुई है उसके रिजल्ट्स क्या सामने आ रहे हैं और अवाम को कैसे अवेयर किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन के हवाले से अब भी अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी वैक्सीन हो, तमाम वैक्सीन इफेक्टिव हैं। जब आपका नंबर आए फ़ौरन लगवा लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसी सूरत नहीं है। हमारे डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने, जब ये इसके ट्रायल्स हो रहे थे, मुझ समेत मेरी फैमिली ने भी, हमने वॉलंटियर किया था। इसलिए उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था इसमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और इसीलिए किया था कि इसका हल यही है कि प्रोटेक्शन जब तक नहीं आएगी ये ख़त्म नहीं होगी। तो हम जब उस वक्त हमने इतना बड़ा रिस्क लिया था, मेरे कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आपने क्यों रिस्क लिया, हम आपकी जगह कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब मैं कहूँ लोगों को कि आप वॉलंटियर करें तो मेरे पास कोई चेहरा होना चाहिए कि मैंने खुद लगाया है, मैं उनको कन्विंस कर सकूँ। तो इसलिए अब आपके तमाम लोगों ने जो रोल मॉडल्स हैं, आपके वज़ीर-ए-आज़म ने लगाई, सदर ने लगाई, और आपके जो सब लोगों को लगाना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, ये पूरी कौम की प्रोटेक्शन है, पूरे मुल्क की प्रोटेक्शन है। क्योंकि अगर आपको नहीं होगा तो ये फैलेगा नहीं। हमें अपने प्यारों के लिए, जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको उनको भी लगवाएं और ख़ुद भी लगवाएं। खुदारा इस पे ये जो सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही हैं उस पर कान मत धरें, उस पर कान मत धरें। अगर इसमें कोई भी रिस्क होता
तो हम क्यों लगवाते? ठीक है डॉक्टर बारी, आपने खुद को वैक्सीनेट करवाया है। मैं ये चाहूंगी कि आप आवाम को ये बताइए कि साइड इफेक्ट्स के हवाले से, जब आपने वैक्सीन लगवाई थी तो क्या आपको बुखार हुआ था, कोई साइड इफेक्ट्स आपको महसूस हुए थे? मुझे सिर्फ थोड़ा सा जिस्म में दर्द हुआ था, एक पेनाडोल ली, उससे ठीक हो गया। ये कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं तो मामूली बुखार होना या बॉडी में दर्द होना ये आम बात है इसमें, और ये तमाम वैक्सीन सेफ हैं और इससे प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर क्योंकि सब तमाम वैक्सीन है, किसी की 78% एफिकेसी है, किसी की 85, किसी की 90, लेकिन एक बात सब में यह है कि ये महफूज है ये वैक्सीन। दूसरी बात यह कि अगर ये जो परसेंटेज जो एफिकेसी कम है 15% या 10%, अगर खुदा न खास्ता उन लोगों को हुआ भी तो माइल्ड किस्म का होगा और किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये पूरा डेटा मौजूद है, ये सेफ है, खुदारा वैक्सीन लगवाएं। ठीक है डॉक्टर कैसर, वैक्सीन की बात हो रही है तो अब एक नई वैक्सीन चीन से जिसकी नई खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है, कॉन्फिडेंशिया के नाम से बताया जा रहा है, और वो 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को लगाई जा रही है और सिंगल डोज ये वैक्सीन है। एक फ़र्क क्या है दीगर वैक्सीन में और इस वैक्सीन में? फ़र्क तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसे बारी साहब ने कहा है कि ये वैक्सीन जो है ये सिंगल डोज है और इसको सिर्फ इसके अंदर जो एडवांटेज लिया गया है हमारे 80 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को कि उनको बार बार आना जाना ना पड़े। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा वो उनको आएंगे, एक सिंगल डोज लगेगा, उसके बाद फिर उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को के लिए एलोकेट किया गया है और उनके लिए मखसूस किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वैक्सीन लगाने का अमल है इसको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। अभी आपके तवज्जुह से मैंने पहले भी बात की है कि इस वक्त तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन बंद हो गई है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन नहीं लग रही है। अभी जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाती है, ऐसी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी लगाई जा रही है। अब हुकूमत ने 50 साल से ज्यादा के लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है और फिर इंशाल्लाह ताला लगेगा भी। लेकिन इसको मैं हुकूमत से, अपने NCOC से और जो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसके अमल को बहुत ही आसान बना दिया जाए। इसमें बहुत ज्यादा अब ये जो 11166 जो है ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड हो जाता है आदमी जब शनाख्ती कार्ड उसके पास होता है। हुकूमत मल्टीपल सेंटर कायम से कहे कि वॉक इन करें अपना शनाख्ती कार्ड लेके, जब वो शनाख्ती कार्ड लेके सेंटर में जाए वहीं उनको वैक्सीन लग जाए और वहीं उनको कोड मिल जाए और उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाए सारी कुछ। लेकिन जो ये पहले से 1166 पे कोड हासिल करने की कोशिश की जाती है, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं कि आपका NIC का नंबर गलत है, आपको डेट बाद में बताई जाएगी, आपको वेन्यू बाद में बताया जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि कम अज कम हम डिमांड ये कर रहे हैं कि 70% हमारी पॉपुलेशन का जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए ताकि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। जितनी ज्यादा लोग दो चीजें करनी है पाकिस्तान में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए कम टाइम में और SOPs पे सख्ती से अमल कराया जाए। SOPs पे सख्ती से अमल कराया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो खतरात हमारे सर पे मंडला रहे हैं, थर्ड जो वेव्स आई है जो UK वेरिएंट्स के साथ, जो हमारी पहली वेव के जो वेरिएंट्स थे, जो सेकंड वेव के वेरिएंट्स थे, ये सारे मिक्स होके ये बहुत प्रॉब्लम कर रही है। और मैं समझता हूँ और मुझे फियर है, मुझे डर है कि हमारा रमजान और हमारी ईद अल्लाह ना करे मुश्किलात का सामना हो और हम इबादत से महरूम ना रह जाएं। ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर बारी ये फरमाइएगा कि जैसा हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि पहले की वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स की बारी आई, लेकिन अब हम थर्ड वेव में ये देख रहे हैं कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या प्रायोरिटी बेसिस पर बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है? देखें अभी ये सारी वैक्सीन जो है ना, इनके ट्रायल्स 18 साल से ऊपर उम्र के हुए हैं। इन बच्चों में इसके ऊपर ट्रायल नहीं हुए तो उनके पास डेटा नहीं है, इसलिए ये इसके ऊपर कुछ उनको करना चाहिए कि ट्रायल्स बेसिस के ऊपर फिर इसके बाद कर सकते हैं। और ये वो उसी बात होगा क्योंकि जब तक उसका डेटा नहीं आएगा इनको हमको पता नहीं लगेगा कि उसका क्या है। और जो कैंसिनो जो अभी नई वैक्सीन की जो आप बात कर रही हैं कि जो सिंगल डोज है, बात यह है कि वो पाकिस्तान में ट्रायल
ट्रायल हुई थी, पाकिस्तान में ट्रायल में ये हुआ था, उन 7 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था जहाँ इस पे ट्रायल हुए थे। तो इसलिए आपको हमें ज़्यादा पता है इसके बारे में कि ये, क्योंकि हम तो बाकी डेटा दूसरी जगहों का है, दूसरी वैक्सीन का, लेकिन इसका डेटा पाकिस्तान से जो रिलेटेड है कि यहाँ पर ट्रायल हुए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की बात हो रही है तो एक आज अच्छी खबर मिली हमें पिम्स हॉस्पिटल से कि वहाँ पर एक बच्चा जो है वो कोरोना से सेहतियाब भी हो गया, नौमौलूद ये बच्चा था। तो क्या नौमौलूद जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि किसी बीमारी का इस तरह मुकाबला कर सकें और सेहतियाब हो जाए? जी, बच्चों में जो है ना ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, उनके जो दिफाई निज़ाम जो है ना उनके हुदूद बड़े होते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा जल्दी बनती, इसीलिए बच्चे जो है ना अफेक्ट नहीं हो रहे थे अभी भी, इसलिए उनमें कुदरत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है और वो डेवलप हो रही होती है। तो फ़ौरन उसकी जैसे फैक्ट्री ताज़ी होती है ना, जब नई फैक्ट्री नई मशीन होती है ना तो उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, इसी तरीके से आप समझ लें इसको। ठीक है डॉक्टर कैसर सजाद, ये फरमाइएगा कि बाज़ अफराद में अभी भी ये मिथ पाई जाती है कि अगर आपको कोरोना हो और आप हॉस्पिटल चले जाएं तो हॉस्पिटल में जो इलाज किया जाता है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो मरीज़ है वो सेहतियाब नहीं हो पाता, उसका इंतकाल हो जाता है। तो ये बात किस हद तक गलत है, इस चीज़ को क्लियर कर दीजिएगा और ये बताइएगा कि मरीज़ के अंदर वो कौन सी अलामात हो जब ये सोचा जाए कि अब उसे अस्पताल मुंतकिल करना है, क्योंकि अस्पताल में अब केसेस की तादाद बढ़ रही है, वहां पर अब यही कहा जा रहा है कि हमारे पास बेड्स कम पड़ गए हैं, आवाम को एहतियात की जरूरत है। देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बेसिक सवाल है। हम बार बार लोगों को बताते रहे हैं कि जब आपको सिम्टम्स खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या जिस्म में दर्द, बुखार आपको हो रहा है तो आपको बाहर घूमना नहीं चाहिए, आपको एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आपको दूसरा वायरस हो, इन्फ्लुएंजा का वायरस हो या कोई और वायरस हो, तो वो भी 2-4 दिन में सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर वो सेटल नहीं होता है तो उसका टेस्ट करा के आप उसको देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता जो लोग परेशानी में, वही लोग आते हैं जो ये समझते हैं कि जी हमें तो कोरोना नहीं है, कोरोना क्यों होगा हमें, और वो तमाम एहतियाती तदाबीर को छोड़ देते हैं, घूमते भी हैं, अपने रूटीन के काम भी करते हैं, जिससे उनका वायरस बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और फिर उनको सांस की तकलीफ शुरू होती है। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदारा आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को मैं कहता हूं कि जब आपको सांस की तकलीफ शुरू हो जाए और अपने घर में आप एक पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो मिलता है बाजार में, वो रखें। जब आपकी ऑक्सीजन 95 से कम हो जाए तो आप होशियार हो जाएं और 90 से कम हो जाए तो आपको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। हमने देखा है कि उन्हीं को नुकसान हुआ है जो अस्पताल देर से पहुंचते हैं। जो आपने सोशल मीडिया की और मिथ की बात की है, ये बहुत खतरनाक है। खुदारा इस पे कान ना धरें। जब भी आपकी तबीयत खराब होती है, थोड़ा बहुत अगर सांस में तकलीफ हो रही है, खांसी बहुत हो रही है, बुखार कम नहीं हो रहा है, बुखार खत्म नहीं हो रहा है, तो खुदारा हॉस्पिटल जरूर जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जो है हॉस्पिटल जाके आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सेहत बच जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। ठीक है डॉक्टर कैसर सजाद, ये भी बताइएगा कि जो मरीज CPAP और BiPAP पर होते हैं उनकी रिकवरी के कितने चांसेस होते हैं, उनका क्या रेशो है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि उनके ऊपर उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो किस जगह मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उनकी इम्यूनिटी, अपनी क़ुव्वत मदाफ़त कितनी है। उनको कोई खुदा ना खास्ता कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी या वो सिगरेट बहुत ज़्यादा नहीं, फेफड़े की कंडीशन कितनी अच्छी है। अगर जितना अच्छा उनका फेफड़ा रहेगा, जितना हेल्दी, जितना उनका ताकतवर वो रहेगा, उतना ही वो ये सब चीज़ों से वापस आ जाएंगे। बड़े लोग ऐसे हुए हैं जिनको कि उनके फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए, लेकिन फिर भी उनको उनकी ताकत इतनी रही है फेफड़े में और उनके जिस्म में कि वो वेंटिलेटर से वापस भी आ गए हैं कोरोना के डायग्नोज होने के बाद, बहुत प्रॉब्लम होने के बाद। लेकिन बॉटम लाइन ये है, समझना ये है लोगों को कि खुदारा जब ये सिम्टम शुरू हो, बेसिक सिम्टम, तो 3 दिन 2 दिन आप रेस्ट करें। वायरस का, तमाम वायरस का यही इलाज है कि आप जो है रेस्ट करें। इस वक्त खासकर कराची में अगर देखा जाए, क्या भी है, डेंगू का बुखार भी है, मलेरिया का भी बुखार है, इन्फ्लुएंजा का बुखार है, तो हर बुखार, हर
ठीक है, आराम बड़ी अहमियत रखता है इस तमाम तर सूरत हाल में। डॉक्टर बारी, जो मरीज जिन्हें लंग्स डिजीज हो चुकी हैं पहले, उनको क्या खास एहतियात करने की ज़रूरत है, और अगर खुदा न खास्ता उनको कोरोना हो जाता है तो कितने % चांसेस होते हैं उनके वापस आने के? आपने थोड़ी सी आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, आपका सवाल अगर रिपीट करें तो मेरे जवाब देने में आसानी होगी। डॉक्टर बारी, जो लंग्स डिजीज जिन लोगों को पहले हो चुकी होती है, उनको क्या खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, और कितने % चांसेस होते हैं, अगर किसी पहले से किसी को लंग्स डिजीज का कोई सामना करना पड़ा और फिर कोरोना हो जाता है तो कितने % चांसेस होते हैं उनके बचने के? देखें, अगर पहले से लंग्स ख़राब है आपके तो, और कोई कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा है, जैसे डॉक्टर कैसर ने भी कहा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ हैं, ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इसलिए इन लोगों को, जो हम लोगों को कहते हैं ना कि आप बाहर ना जाएं, और घर पे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं या ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीपल बीमारियां भी हैं ना, वो एट रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके जाने से आप वायरस लेके आएंगे। क्योंकि वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग तो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन ये घर पे काम करने वाले, आने वाले, या खुद उनके बच्चे जो जा रहे होते हैं, और वो जब वापस आते हैं और खुदा न खास्ता वो वायरस लेके आते हैं तो उनके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो इसलिए राइट टाइम पे आपने जाना। और दूसरी बात एक और चीज़ है, देखें, इसके अंदर आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये हो गया, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपकी अपनी अगर विल स्ट्रांग है ना, बहुत से लोग मैंने देखे जिनकी विल स्ट्रांग रही है ना, तो वो बड़े आराम से निकल जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते हैं तो उनकी चांसेस जो है ना काफ़ी ख़राब हो जाते हैं इसके बाद। ठीक है डॉक्टर बारी, ये भी फरमाइएगा कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, अगर वो घर में अपना ट्रीटमेंट करना चाहें तो कौन सी दवाएं हैं जो उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए, और साथ साथ ये कहा जाता है कि स्टीम लें, गर्म पानी पिए, इससे भी फ़ायदा होगा। देखें, इसमें तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, और वो आपको जो भी ट्रीटमेंट बताते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकती कि ये दवाइयाँ बता दो तो वो खा लें। वो डॉक्टर से रुजू कर लेंगे, वो उनको बता देंगे, और उसके बाद जो है ना, टेली डॉक्टर्स भी हैं, उनके साथ भी होता है। घर पे आपके ज़्यादा सिम्टम नहीं है तो आराम से आप आराम करके करते रहें। और जैसे डॉक्टर कैसर ने कहा कि आपका जो जैसे ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करें, वो अगर 92 से नीचे जाती है तो आप फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाएं। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को अगर सही वक्त पे आते हैं, उनके एक्सरे हो जाते हैं और उसमें कुछ स्कोरिंग सिस्टम हो जाती है, तो आप उनमें कुछ दवाइयाँ उस वक्त शुरू कर दें, और उसके ऊपर डे केयर करते हुए भी रोज़ाना आके वो इंजेक्शन लगा लें। इनमें हमने देखा कोई 200 मरीज़ ऐसे हमारी स्टडी हुई थी जिसमें से किसी को भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और सब ठीक हो गए। ठीक है डॉक्टर कैसर, एक बार फिर से अब जो सूरत हाल है, तीसरी लहर में ख़तरनाक हद तक केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की बात होने लगी है, और आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना है और फिर ईद है, तो आप नहीं समझते कि अब जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? सूरत हाल उस नहज पर पहुँच चुकी है, और वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी आज कहा गया कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि दीगर सूबे जो हैं वो वहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब का ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, और इस पे अमल भी करना चाहिए कि जो इंटरसिटी जो ट्रैवलिंग है वो उसको बंद होनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम जल्दी से, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो फैलाव है इसको रोकना है, तो आप इस बीमारी को रोक सकेंगे, इसके फैलाव को, अगर आपने अच्छे इक़दाम ना किए। और जहाँ तक बात है लॉकडाउन की, तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, मैंने ये 2-3 दिन पहले भी कही है बात कि जी लाहौर को कंप्लीट लॉकडाउन करें, क्योंकि वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे। मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि लाहौर और कुछ पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप हुकूमत सही जज कर सकती है, हुकूमत सही फैसला कर सकती है कि अगर वो देखती है कि लोग SOPs को सही तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत सारे इक़दाम करने के बावजूद भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो दुनिया ने किया है कंप्लीट लॉकडाउन करके अपने मुल्क को, अपने अवाम को सेव किया है, तो मैं समझता हूं कि पहली किस्त में, पहले मरहले में। लेकिन डॉक्टर कैसर, हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन है वहां पर लोग भी स्मार्टली प्ले करते हैं, कहीं से भी रास्ता मिलता है तो वो बाहर चले जाते हैं। और दूसरा ये कि तालीमी इदारों के हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर टोटल लॉकडाउन नहीं किया जाता, तालीमी इदारे बंद करने चाहिए, क्योंकि जब बच्चों में भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वालिदैन इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं।
देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से आपने अगर एसओपीज को फॉलो किया, अवाम ने फॉलो किया, और दूसरा कि हुकूमत ने प्रॉपर तरीके से एसओपीज पे फॉलो करवाया, अमल दरामद कराया, और उसका तरीका यही है कि कोई सख्ती की जाए, कोई फाइन किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद नहीं होने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि एहतियात के तौर पे जिन जगहों पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं हुकूमत के अपने कोरोना, वहां पर स्कूल बंद कर देना चाहिए एहतियाती तौर पे। ठीक है डॉक्टर कैसर, अब लाइव कॉलर्स भी हमारी इस ट्रांसमिशन में शामिल होना शुरू हो चुके हैं। कौन सा आप कहां से बात कर रहे हैं और किससे सवाल करना चाहेंगे? आवाज आ रही है आपको? गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। डॉक्टर कैसर कंटिन्यू कीजिएगा, लॉकडाउन के हवाले से आप बात कर रहे थे। जी, मैं यही कह रहा हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मॉनिटर करें। हुकूमत बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकती है कि नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन करें, वरना बेहतर यही रहेगा कि आप एसओपीज पे अमल दरामद करा के अपनी मईशत को भी बचाएं, अपनी तालीम को भी बचाएं, तालीम भी चलते रहे और सब चलते रहे। लेकिन मैं एक चीज फार्मूले पे कि जान है तो जहान है। अगर आप अपनी जान बचा लेंगे तो बच्चा कल तालीम हासिल कर ले, बिल्कुल भी हो जाएगा अगर आपकी जान रहेगी तो। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार हो गए और आप सीवियर बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए, तो आप यकीन करें, मैं खुद इस बीमारी में मुब्तला हुआ हूं। बारी साहब को पता है कि मैंने बहुत तकलीफ उठाई है और बहुत प्रॉब्लम उठाई है, मैं भी, मेरी बेगम भी, और हमने अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें अल्लाह ताला ने अस्पताल नहीं पहुंचाया। हम मॉनिटर करते रहे और इस तरह से हम प्रॉपर खाना खाते रहे। लोगों से भी कि खुदारा रात को खामखा रात को ना जागें, अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाएं, अच्छे खाना खाएं, और रश वाली जगह पे, जैसे बारी साहब ने भी कहा कि अननेसेसरीली किसी जगह प्रोग्राम में कोई बुलाए नहीं, बल्कि मैं अपने घरों में प्रोग्राम ना रखे इन दिनों। ठीक है डॉक्टर कैसर, एक बार फिर लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब है, कहां से हैं और किससे बात करना चाहेंगे? मैं पिंडी जेब से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। मेरी उम्र 76 साल है, 76 ईयर, और मैंने स्टंट भी डलवाया हुआ है। शुगर का पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर मेरा डाउन ही रहता है, अप नहीं होता। क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं जी। आप जी बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, आप अपने डॉक्टर से, जो आपका कार्डियक का डॉक्टर हो, दिल का डॉक्टर है, उससे मशवरा करें, और वैक्सीन लगाने में आपको कोई हर्ज नहीं जहां तक हम समझते हैं। लेकिन डॉक्टर से मशवरा करके, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करके जरूर वैक्सीन लगवाएं। ठीक है सलीम साहब, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर कैसर सजाद ने आपसे जैसा कि कहा कि आपके जो नॉलेज हैं आप उनसे मशवरा करें और उसके बाद वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर बारी, इसी बारे में फरमा दीजिएगा कि जो लोग मल्टीपल डिजीज़ का शिकार हैं उनके लिए वैक्सीन कितनी महफूज है, और इसको थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन कर दें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। देखें, तमाम चीज़ें महफूज हैं, और जो सेंटर्स हैं उनके पास सारी चीज़ें उनको पता हैं। वहाँ पर एक गाइडलाइंस मौजूद हैं, और वो लोग तमाम पहले मरीज़ से पूरे सवालात होते हैं, उनका एक फॉर्म भरा जाता है, उसके ऊपर फिर फैसला करते हैं वो लोग कि आपको लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को ये लग रही है। आपको कोई ऐसी, अभी तक कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि जिसमें नहीं लगा रहे। ठीक है डॉक्टर कैसर, आप कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो आजकल कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, फल हैं जिनका इस्तेमाल ख़ास तौर पर करना चाहिए ताकि बचा जा सके कोरोना से? देखिए, शुरू से आजकल की नहीं, शुरू से मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे यंग जनरेशन जो है वो, और वो चीज़ है सब्जी है, दाल है, और ताज़ा बनी हुई चीज़ें हैं, फ्रूट्स है, मिल्क है, दूध पिए, ड्राई फ्रूट्स ले लें, फ्रेश फ्रूट्स ले लें। तो ये चीज़ें आपको बहुत आपकी बूस्टअप करता है। प्लस जो इन तमाम चीज़ों से बेहतर है, जो अच्छी है, वो रात को 8 घंटे, 7 से 8 घंटे सोना। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, जो कि कुरान शरीफ में भी मेंशन है और मेडिकल साइंस भी यही कहती है
उससे आपको आपका जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। और अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम निकाल सकते हैं, तो अपनी लाइफ में कम से कम 30 से 40 मिनट वॉक का सिस्टम रखें, तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी हो सकती है। और जैसे कि करने के हवाले से डॉक्टर कैसर सजाद आप फरमा रहे हैं, एक बार फिर से लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब हैं, कहाँ से हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइएगा। जी, मैं डेरा इस्माइल खान से बात कर रही हूँ। ये स्कूल्स के बारे में आपने ये कहा कि मेरा बेटा सिटी स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो कहते हैं कि टीचर्स तक भी मास्क नहीं लगाते, तो वो कहते हैं कि बच्चे भी मास्क उतार देते हैं मामा गर्मी की वजह से। तो कोई SOPs का कुछ नहीं हो रहा ख्याल यहाँ पे स्कूल में। आप लोगों की जानिब से कंप्लेंट की गई स्कूल इंतजामिया से? हम कर रहे हैं, लेकिन कोई वो नहीं है। वो चेकिंग के लिए टीमें पहुंच रही हैं इंजीनियर स्कूल में, वहाँ पे उस टाइम पे बस मास्क लगा देते हैं बच्चों को, जैसे टीमें जाती हैं मास्क उतार देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। स्कूल्स में भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। डॉक्टर कैसर सजाद, इसी बारे में आप बात कर रहे थे, और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घरों में इस वक्त शादियां बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली पंजाब में मना कर दी गई हैं, तो अब उन शादियों को, उन गैदरिंग्स को कम लोगों के साथ किया जा रहा है, घरों में अरेंज किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, ये रवैया ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है जी। और जो इन्होंने कॉलर ने बात की है स्कूल की, तो मैं समझता हूं कि अगर यही रवैया स्कूल वालों ने रखा, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, और अगर सरकारी स्कूल है तो वो सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि इन हालात में तो फिर लॉकडाउन चाहिए, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो किसी जगह हो, लेकिन फिर कंप्लीट लॉकडाउन हो। फिर किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि कारोबार नहीं होने दिया जा रहा है, कुछ नहीं है। और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि खुदारा आपके फरमाते हैं कि जी हम शहर बंद नहीं कर सकते, मुल्क नहीं बंद कर सकते, तो मैं समझता हूं कि बचाने SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन करना मस्ट है। जैसे जहां पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, वहां पर लॉकडाउन करना पड़ेगा। कैसे साहब, एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ। कौन बात कर रहे हैं, कहां से? जी, स्माइला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। क्या कहेंगी आप, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर साहिबान से? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मैं खुद भी आजकल कोविड की वजह से जो है घर में आइसोलेट हुई हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमें जब हम ये टाइम पीरियड गुजार लेते हैं, उसके बाद हम अपने रूम को या अपने घर की चीज़ों को किस तरह से सैनिटाइज करें। मैं अपने बेडरूम में ही जो है इस वक्त हूँ, मतलब मुझे चीज़ों को किस तरह से बाद में क्लीन करना है। मुझे तो हर चीज़ को हाथ लगाते हुए ये फील होता है कि शायद पता नहीं मैंने इसको कब छुआ था और इसमें हो सकता है जर्म हो, इसको मैं बाद में क्लीन कैसे करूँगी, कौन धोएगा, मतलब क्या मुझे वेस्ट कर देनी चाहिए चीज़ें। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें गाइड करें इसके मुतालिक, कहीं पर कोई गाइडलाइंस ऐसी मिलती भी नहीं है। ठीक है, आपका सवाल आ गया। डॉक्टर कैसर, क्या कहेंगे, किस तरह डिसइंफेक्ट किया जा सकता है अपने घर को जहां पर लोग क्वारंटीना में रह रहे हों? देखें, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। जो लोग आइसोलेशन में एक कमरे में रह रहे होते हैं, 9 दिन तक वो रह सकते हैं। उसके बाद 9 दिन के बाद जो लेटेस्ट है, 9-10 दिन के बाद वो उस कमरे से बाहर आ सकते हैं। और उस कमरे के, जिस तरह इन्होंने बताया है कि जो पिलो कवर्स हैं, जो बेडशीट्स हैं, या जो भी चीज़ें, इन सब को गर्म पानी में धो दिया जाए, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। और कुछ स्प्रेज मिलते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज मिलते हैं, आप उसको स्प्रे कर दें और बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप जितना आप टेंशन में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें कोई अब प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब लेटेस्ट ये है कि आर्टिकल से बहुत कम ट्रांसफ़र होता है पेशेंट में एक से दूसरे में, लेकिन पर्सन टू पर्सन ज़रूर एक दूसरे में जाता है। जैसे कि अगर ये 5 दिन में, 6ठे दिन में बाहर निकल के किसी चीज़ को छूती हैं या किसी से बात करती हैं, तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को गर्म पानी में धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फरमाइएगा, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मेरा नाम कामरान मकसूद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी कामरान, फरमाइए। देखिए, मैंने पूछना था कि ये जो कराची में SOPs का हिसाब किताब है, तो ऐसी है कि मतलब अव्वल तो कोई आ नहीं रहा, ना कोई चेक कर रहा है बाजारों में, इवन ये कि मार्केट्स वगैरह में, तो इसकी क्या आपका असर पड़ेगा थर्ड वेव पे? बिकॉज यहाँ केसेस ऑल्दो नहीं हो रहे इतने, लेकिन फिर भी हैं, तो हम लोग ऑन स्टेक तो हैं। तो इस काइंडली इस मुतालिक मुझे बताइएगा कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकते हैं हम, आगे रमजान खड़ा है। ठीक है कामरान, मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल से जो SOPs हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं, जो ये समझता है कि बाजारों में
चीज़ का ख्याल नहीं रख रहा वो खुद तो इन SOPs को फॉलो करे। बाकी डॉक्टर बारी इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात कर रहे हैं कि टोटल लॉकडाउन, ये सख्तियाँ, वो सख्तियाँ, जब तक हर इंसान अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएगा उस वक्त तक ये कोई भी चीज़ इफेक्टिव नहीं हो सकती। आप कितनी पुलिसिंग करेंगे, कितना करेंगे, हम सबको दिल के साथ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोविड एक हकीकत है, इसको समझना चाहिए और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि हम SOPs पे अमल करें, मास्क कवर करें, अपने मास्क पहने, हाथों को साफ रखें, साबुन से धोएं, सैनिटाइजर से करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यही इसकी है जिससे हम फैलाव रोक सकते हैं। और मैं वही कह रहा हूँ, हर एक को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, क्योंकि हर एक को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और SOPs को फॉलो करना होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी, मोहम्मद रजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। क्या सवाल करना चाहेंगे आप? जी साहब, मैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से बात करना चाहता हूँ कि जो बच्चे छोटे हैं अभी, जिनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन जिन्हें 2-3 माह या 4 माह या 6 माह के बच्चे हैं, उन्हें कैसे महफूज किया जा सकता है कोरोना के हवाले से, कैसे SOP की जा सकती है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर कैसर। किस तरह महफूज रखा जा सकता है जो कि 3 महीने 6 महीने या साल भर के बच्चे हों? देखिए, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि चूंकि हम ये समझ रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस जो थर्ड वेव और जो खासकर UK वेरिएंट से, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये बच्चे जो हैं वो सीवियर नहीं होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा इनको बीमारी इनकी बढ़ती नहीं है। ये सबसे अच्छी बात ये है। लेकिन इनको बच्चों को जो है, हम जब बाहर जाते हैं, जो बड़े बाहर जाते हैं वही बाहर से लेके आते हैं। ये जो गोद के बच्चे हैं ये बाहर तो नहीं जाएंगे, ये जरूर किसी न किसी से कांटेक्ट में आएंगे। तो कोशिश ये करें कि जो भी बाहर जा रहा है वो जब बाहर से वापस आए तो अपने आप को, अगर आपने बच्चे को हैंडल करना है तो अच्छी तरह से नहा लें, कपड़े चेंज कर लें और उसके बाद एक सिस्टम बनाएं कि जब बच्चों के साथ मिले, फैमिली के साथ मिले, तो ये उनके साथ फिर नए कपड़े और दूसरे नहा धोने के बाद मिले। हमने ये किया, तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो यही काम करते थे कि जब वो शाम में हम घर आते तो हमने चेंज करके फिर अपने बीवी बच्चों के साथ मुलाकात करते थे, ताकि मैं बाहर जाता हूं, मैं बाहर से आता हूं तो मैं बच्चों को लगाऊंगा। तो इसी तरह से इनको भी चाहिए। और जितने भी घर में बच्चे हैं, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, बच्चे सीरियस नहीं होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ बच्चों की बात हो रही है तो एक अहम सवाल ये आ रहा है जहन में कि कितने साल के बच्चे को मास्क लगाना चाहिए? देखिए, बच्चे को जो मास्क जो है वो बहुत मुश्किल काम है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं हमेशा स्कूल वालों से भी कहता हूं कि देखें, जबरदस्ती जो है में है तो आपको सबको जबरदस्ती भी लगाया जाता है, लेकिन बच्चे जो छोटे हैं, जो 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे, इनको मास्क लगाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने इनको ट्रेन कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ट्रेन करके मास्क लगाया जा सकता है। डॉक्टर कैसर सज्जाद, वक्त हमारे पास कम है, एक और लाइव कॉलर हम शामिल करेंगे। बताइएगा कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, किससे बात करना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइएगा। जी, मैं सायरा पेशावर से बात कर रही हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल था कि किसी को अगर कोरोना आज से 3 मंथ्स पहले हुआ हो तो उसको दोबारा हो सकता है? ठीक है डॉक्टर बारी, आप जवाब दे दीजिएगा इसका। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं। इसलिए वो पहले ये था ना, मुझे अब हो गया, मेरी एंटीबॉडीज बन गई, अब मैं जो है ना प्रोटेक्टेड हूँ, वो चीज़ नहीं है। आपको SOPs पे उसी तरह अमल करना है जैसे कि जिसको नहीं हुआ उसके तरीके से। ठीक है, आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा डॉक्टर। और इसमें एक चीज और भी मैं ऐड कर दूं, एक चीज और भी ऐड कर दूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, बहुत अच्छा काम किया है और वो सेफ हो गए हैं, लेकिन उनको ये ना समझें कि जो वैक्सीन लगा लिया उनको कोरोना नहीं होगा। ये ना सोचें, SOPs पे फॉलो करते रहना है, क्योंकि एक वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन ये अच्छी बात होगी कि उसकी शिद्दत नहीं होगी आपको, आप खुदा ना खास्ता अस्पताल नहीं जाएंगे, वैक्सीन लगाने से ये फायदा हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान ने खुद को कैसे महफूज बनाना है, SOP करना कितना ज़रूरी है, और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए आवाम की जिम्मेदारी है कि वो SOPs को फॉलो करें और हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है आवाम को, उस पर अमल दरामद करें ताकि हम कोरोना से महफूज रह सकें। बिल्कुल, SOPs का ख्याल रखना होगा। सैयद रजी और वरीशा जुल्फ़िकार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।